जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग हिमालय पर्वत के विषय में पढ़ चुके थे और हिमालय पर्वत के अंतर्गत कितनी श्रेणियां आती हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, तो इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज इस वाले लेक्चर में बात करेंगे कि मध्यवर्ती मैदान या फिर उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो भाई बंधु उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आप एसएससी, रेलवे, एमटीएस या इनकी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है इसकी दृष्टि से लेकर। मध्यवर्ती मैदान या फिर उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती मैदान को ही उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। इसका विस्तार की बात करें यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, यानी कि जैसे देखिए जैसे ये हिमालय पर्वत है और ये है प्रायद्वीपीय पठार, और इसी वाले रीजन को हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान या फिर मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, ये हिमालय पर्वत और ये प्रायद्वीपीय पठार और ये बीच वाले रीजन को हम कहेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये सेकेंड है कि ये इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी कि ये कितनी एरिया में फैला हुआ है। तो ये इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है वो 7.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, बिहार ये सभी राज्य आते हैं मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत। इसकी लंबाई जो है कि 3200 किलोमीटर तथा पश्चिम में इसकी जो 300 किलोमीटर तथा पूर्व में 90 किलोमीटर फैला हुआ है, यानी कि जो इसकी लेंथ है यानी कि लंबाई। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे यह उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। तो वो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। इन राज्यों में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। ठीक है, इस मैदान में अवसादी चट्टानें पाई जाती है, यानी कि जो इन राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इसमें क्या है कि इन राज्यों में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। जब अवसादी चट्टानें पाए जाएंगी तो वो अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, अधिक उपजाऊ। जब ये अधिक उपजाऊ होंगी तो यहाँ पे कृषि योग्य जो भूमि होती है अधिक देखने को मिलती है, यानी कि वो जो एरिया होता है वो कृषि योग्य ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादातर निवास करते हैं, इसी कारण ये यूपी, बिहार में ज़्यादा जनसंख्या है, खासकर अदर जो राज्य हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो मैदान का वर्गीकरण है, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो है, एक तो है निर्माण के आधार पे और दूसरा है प्रादेशिक के आधार पे, यानी कि फर्स्ट है निर्माण के आधार पे एंड सेकेंड है प्रादेशिक के आधार पे। अब देख लेते हैं कि निर्माण के आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, प्लस उसके साथ साथ उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है, निर्माण के आधार पर भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र, खादड़ क्षेत्र। ठीक है, यानी कि मैदान का वर्गीकरण दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो है निर्माण के आधार पे और दूसरा है प्रादेशिक के आधार पे। निर्माण के आधार पे इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है भावर और दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादड़। ठीक है, इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है मैदानों को, यानी कि निर्माण के आधार पर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि भावर क्षेत्र क्या होता है या कहते किसे हैं। ठीक है, यह शिवालिक के गिरिपथ में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले होते हैं, यानी कि जो शिवालिक हिमालय है उसके गिरिपथ यानी निचले वाले स्तर पे यह 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में यह फैला हुआ होता है।
इसका निर्माण हिमालय के द्वारा, यानी कि हिमालय जो नदियां होती हैं उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट जो होते हैं, अवसाद होते हैं, उनके आधार पर होता है। ठीक है, यानी कि इसका निर्माण हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए बड़े अवसाद से होता है। भावर क्षेत्र को ही शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। जैसे देखिए, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं और इसी के जस्ट नीचे ये आपका आएगा भावर क्षेत्र। ठीक है, और जो कि यहाँ से नदियां गुजरती हैं तो ये बड़े कंकड़ पत्थर यानी कि सेडिमेंट लाते हैं और यहाँ पे एक बड़े मात्रा में, मतलब बड़े बड़े कंकड़ के रूप में देखे जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नदियाँ लुप्त रूप में यानी कि विलुप्त रूप में दिखाई देती है, यानी कि दिखाई नहीं देती। ठीक है, फिर आगे जाके जब ये तराई वाले रीजन में पहुंचती हैं, ये तो हो गया आपका भावर क्षेत्र, बड़े बड़े कंकड़ अवसाद सेडिमेंट जो नदी के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं। और जस्ट इसके बाद आता है ये आपका है तराई क्षेत्र यानी तराई रीजन। तो जब ये नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से होकर ये भावर वाले क्षेत्र में आती हैं तो यहाँ पे नदियां विलुप्त सी दिखाई देती हैं। जब ये तराई वाले रीजन में पहुंचती हैं तो यहाँ पे नदियां स्वतः दिखाई देने लगती हैं। और ठीक है, तो ये भावर और तराई क्षेत्र। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि यानी कि तराई क्षेत्र का है। ये भावर क्षेत्र के दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यानी कि ये देखिए, जैसे देखिए भावर, ये फिर तराई, इसकी भी चौड़ाई है वो 10 से लेके 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ होता है। यहाँ नदियाँ समतल क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए यहाँ दलदल भूमि अधिक देखने को मिलता है। यानी कि जो नदियाँ हैं वो तराई क्षेत्र में स्वतः देखने को मिलती हैं और यहाँ पे दलदली भूमि ज्यादा देखने को पाई जाती है। और ठीक है, यानी कि भावर वाले क्षेत्र को क्लियर कर लेते हैं पहले। यह शिवालिक के गिरिपद में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला होता है और यहाँ पे जो हिमालयी नदियों के माध्यम से लाए गए सेडिमेंट होते हैं, अवसाद होते हैं। तो भावर क्षेत्र यानी कि यह शिवालिक के गिरिपथ के 810 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है और इसका निर्माण जो है हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए बड़े अवसाद यानी कि सेडिमेंट के द्वारा इसका हुआ है। ठीक है, और भावर क्षेत्र को ही शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। ठीक है, भावर क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। ठीक है, तो ये भावर हो गया। अब सेकंड है हमारा तराई क्षेत्र, यानी कि तराई रीजन क्या है इसके विषय में देखते हैं। यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है और यहाँ नदियाँ समतल क्षेत्र में बहती है, इसलिए यहाँ दलदल भूमि अधिक देखने को मिलती है। और यही रीजन भी है कि यहाँ भी रोग यानी कि डिजीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब यानी कि दलदली भूमि रहेगी तो मच्छर कीट ये सभी फैले मतलब पनपेंगे, जिसके माध्यम से अधिक रोग देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ कृषि योग्य भूमि भी पाई जाती है, यानी कि कुछ ऐसी भूमि होती है जहाँ पे कृषि योग्य होती है, यानी कृषि अच्छे खासे रूप में देखने को मिलती है और यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो ये तराई वाले रीजन में क्या है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में यह फैला हुआ है और यहाँ अधिक रोग देखने को मिलता है और कृषि भी होती है, जैव विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूरा तराई क्षेत्र। ठीक है, अब आ जाते हैं बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी बांगर क्षेत्र क्या है। बांगर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो नदी के दूर स्थित होता है, यानी कि जो बांगर क्षेत्र है वो नदी के दूर स्थित होता है। जैसे देखिए ये नदी है तो यहाँ पे ये सभी बांगर क्षेत्र रहेंगे और ये वाला रीजन रहेगा खादर क्षेत्र। ठीक है, ये वाला रीजन बांगर और ये खादर। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है और ये आपकी नदी होगी। इस मैदान का निर्माण पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल से होता है और इस क्षेत्र में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जो बांगर क्षेत्र है यानी कि इस वाले रीजन में चूना यानी कि चूना युक्त मिट्टी भी पाई जाती है। ये मैदान कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है अपेक्षाकृत किसके, ये खादर वाले क्षेत्र का। ठीक है,
इससे थोड़ा सा कम ही उपजाऊ होता है। इस मैदानी भाग में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अवसादों से हुआ है, ठीक है, ये भावर क्षेत्र का। यहाँ भावर क्षेत्र को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। ये इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किस वाले रीजन को क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा, यही चारों ऑप्शन भी देख लेंगे, यानी कि एकदम नजदीक वाला ऑप्शन भी रहता है, भावर क्षेत्र, राई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। तो आपको क्या करना है, यानी भावर वाले क्षेत्र को ही शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। सेकेंड है हमारा तराई रीजन। अब आ जाते हैं, यानी तराई वाले रीजन को क्या कहते हैं। यह भावर क्षेत्र के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ होता है। यहाँ नदियाँ समतल क्षेत्र में बहती है, यानी कि ये देखिए, ये मोटे अवसाद यानी बड़े आकार के कंकड़ पत्थर है, और ये छोटे महीन अवसाद है, सेडिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होती है, समतल क्षेत्र में नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, और यहाँ पे नदियाँ विलुप्त होती हैं भार वाले क्षेत्र में, ठीक। इसलिए यहाँ दलदल भूमि अधिक पाई जाती है, और यह यहाँ अधिक रोग भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जैव विविधता भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भूमि जो होती है, ये कृषि योग्य भूमि होती है, ठीक है, अपेक्षाकृत भावर वाले क्षेत्र। जैसे देखिए, ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ, और जस्ट इसके बाद है, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है भावर क्षेत्र। और इसकी ये जो छोटे आकार के जो कंकड़ पत्थर आपको दिख रहे हैं, वो है आपका तराई वाला रीजन, ठीक है। जब ये नदियाँ बड़े आकार के कंकड़ पत्थर से गुजरती हैं, तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त सी दिखाई देती हैं। जब ये तराई वाले रीजन यानी कि इस वाले रीजन में आती हैं, तो यहाँ पे नदियाँ समतल क्षेत्र में बहती हैं, तो नदियाँ हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पे जैव विविधता भी अधिक देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ये कृषि योग्य भूमि भी है। और यहाँ पे जब ये जैव विविधता वाला क्षेत्र रहेगा, तो जो है कि मच्छर ये सभी पनपेंगे ही, तो जिससे हमें बीमारियां भी अधिक देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर। अब पढ़ते हैं कि हमारा बांगर क्षेत्र क्या होता है, यानी कि बांगर वाले क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। बांगर एक ऐसा क्षेत्र है जो नदी के दूर स्थित होता है, यानी कि जो बांगर वाला क्षेत्र है वो नदी के दूर स्थित होता है। इस मैदान का निर्माण पुराने जलोढ़ मिट्टी की, यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल से होता है। ये बांगर वाले क्षेत्र का निर्माण। इस क्षेत्र में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जो बांगर वाला रीजन है, इसमें इस मिट्टी में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। यह मैदान कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं माना जाता है, अपेक्षाकृत खादर वाले, ठीक है। और खादर वाला जो भूमि होती है वो कृषि योग्य बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है अपेक्षाकृत इसके, ठीक है। अब इस बांगर वाली मिट्टी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा भूड मिट्टी, यानी कि ये मिट्टी कहते किसे हैं। इस मैदानी भाग में अपरदन के कारण ऊपरी कोमल एवं मुलायम मिट्टी बह जाती है, और शेष जो बचती है कंकड़ीली पथरीली, उसी को ही हम भूड मिट्टी कहते हैं, ठीक है। ये भी कृषि योग्य नहीं मानी जाती है, ठीक है। अब बांगर का ही सेकंड पार्ट है हमारा रेह मिट्टी। इस मैदान में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी परत पर एक नमक जैसी परत जम जाती है, और इसी को हम रेह या कल्लर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जब सिंचाई के दौरान यानी कि मृदा अपरदन के दौरान ऊपरी जो मुलायम मिट्टी होती है, ठीक है, वो बह जाती है, शेष जो बचती है नमक जैसी परत जम जाती है, यानी कि व्हाइट सल्फेट सी एक परत जम जाती है, जिसे हम रेह या कलर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब ये हुआ हमारा बांगर वाला। बांगर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, वुड एंड रेह। अब आ जाते हैं खादर मिट्टी, यानी कि खादर मैदान क्या है। नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान, यानी कि खादर मैदान कहते हैं, ठीक है। बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर तराई, खादर, बांगर, ये सभी रीजन के सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका खादर क्षेत्र। यह कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। जैसे मैप के थ्रू इसको थोड़ा सा समझिएगा, फिगर के थ्रू, ठीक है।
ये देखिए जैसे आपकी नदी जा रही है, रिवर, और ये है आपका बांग खादर वाला क्षेत्र, और ये है जैसे आपका बांगर। ठीक है, ये है खादर और ये है बांगर। ठीक है, ये नदी के जस्ट बाद होती है खादर, और खादर के बाद ही हमारी ये पाई जाती है बांगर मिट्टी, जो कि कृषि के लिए बहुत ही कम उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, और इसी मिट्टी में चूना युक्त भी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसी बांगर वाले मिट्टी को ही दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था वुड और दूसरा था रेत। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा हमारा उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि मध्यवर्ती मैदान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।